हत्या की एक ऐसी घटना जो आज से 11 साल पहले होती है। इन 11 सालों में इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस और सीआईडी की टीम लगाई जाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस और सीआईडी की टीम कातिल तक नहीं पहुंच पाती। जिसके बाद इस केस की फाइल को आला अफसर के पास भेजी जाती है कि इस केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन आला अफसर जब इस केस की फाइल को देखता है, पढ़ता है, तो उसे इस केस की फाइल में एक ऐसा क्लू नज़र आता है जिसके ज़रिए सीआईडी की टीम इस केस को 11 साल के बाद सॉल्व करती है और कातिल को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। यह घटना आज से 11 साल पहले की है। 12 फरवरी 2013 को बेंगलुरु में एक लोकेलिटी, एक जगह है जिसका नाम संजय नगर है। इसी संजय नगर में एक महिला रहती है, जिस महिला की एक छोटी बच्ची भी होती है। अचानक वो 12 फरवरी को अपने घर से निकलती है और उसके बाद लापता हो जाती है। जिसके बाद परिवार के लोग उसे ढूंढते हैं, इधर उधर खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 3 दिन गुजर जाते हैं और उस महिला का कुछ भी पता नहीं चलता है। जिसके बाद तीसरे दिन पुलिस की एक टीम को एक लाश बरामद होती है। ये लाश इस महिला के घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक सफ़ेदे के पेड़ के बीच में पड़ी हुई थी। जब पुलिस की टीम इस लाश के करीब जाती है तो देखती है कि इस महिला के साथ ज्यादती की गई है और ज्यादती करने के बाद इसकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को इस हत्या पर सारा शक उसके पति पर जाता है, क्योंकि ये महिला एक घरेलू महिला थी। इसका बाहरी लोगों से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं था, बहुत ज़्यादा किसी के साथ आना जाना नहीं था। ये एक घरेलू महिला थी, घर ही में रहती थी और पति के साथ कुछ छोटे मोटे मामले को लेकर अनबन भी होती थी। जिसके बाद पुलिस के द्वारा इसके हस्बैंड को गिरफ्तार किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अब इधर ये 6 महीने तक जेल में रहता है। पुलिस की टीम इसके खिलाफ कंक्रीट सबूत खोजने की कोशिश करती है। इस बीच वो व्यक्ति अदालत में अपनी ज़मानत के लिए अर्जी दाखिल करता है, जिसके बाद 6 महीने के बाद अदालत के द्वारा उसे ज़मानत दी जाती है। जब भी कोई इस तरीके का केस या इस तरीके का मामला सामने आता है तो उसमें अदालत के द्वारा कुछ वक्त के बाद मुल्जिम को ज़मानत दे दी जाती है। ये तब होता है जब अदालत को ये क्लियर हो जाता है कि ये बाहर जाने के बाद सबूतों या गवाहों के साथ कुछ छेड़छाड़ अब नहीं कर सकता। इसके बाद उसे ज़मानत दे दी जाती है। इस केस में भी ऐसा ही होता है। जब पति ज़मानत पर बाहर आता है तो वो हाई कोर्ट में एक अपील दायर करता है और वो अपील इसी केस को लेकर थी। और वो अपील ये थी कि पति के द्वारा ये अदालत में कहा गया कि इस केस को पुलिस से हटाकर सीआईडी को दे दिया जाए, क्योंकि उसे ये नहीं लगता कि सीआईडी के अलावा पुलिस की टीम इस केस को सॉल्व कर पाएगी या असली मुजरिम तक पहुंच पाएगी। जिसके बाद अदालत को भी, हाई कोर्ट को भी ये महसूस होता है कि ये वाकई में जायज़ बात भी है। और जब अभी तक जो लोकल पुलिस है वो इस केस में हस्बैंड के ख़िलाफ़ कोई कंक्रीट सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई है, कोई पुख्ता सबूत उनके पास नहीं है कि यही मुजरिम है। इस वजह से हाई कोर्ट के द्वारा जो हस्बैंड था उसकी अपील को एक्सेप्ट किया जाता है और इस केस को लोकल पुलिस से हटाकर सीआईडी को दे दिया जाता है। अब सीआईडी की टीम इस केस को री इन्वेस्टिगेशन करती है, मौके वारदात पर जाती है जहां पर इस लाश को फेंका गया था या जहां पर लाश ये मिली थी, वहां पर जाकर बारीक से बारीक चीज़ों पर नज़र रखती है। और उसके बाद फिर जो भी इस महिला के रिलेटिव्स थे और जिनसे इसकी पहचान थी, जहां आना जाना था, उन सारे रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों पर सीआईडी के द्वारा नज़र रखा जाता है। इसी बीच सीआईडी की टीम को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि इसी इलाके के बैंक में, कैनरा बैंक है, उसका एक मैनेजर है जिसका नाम नरसिम्हा मूर्ति है। इसका कुछ इस केस में कुछ लेना देना लगता है। जिसके बाद सीआईडी की टीम नरसिम्हा मूर्ति की और भी जानकारी निकालती है, जानकारी इकट्ठा करती है और साथ ही मौके वारदात जहां से ये लाश मिली थी उसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर जाती है। जब वो वहां पर जाती है तो उन्हें ये समझ में आता है कि इस महिला की हत्या और इसके साथ ज्यादती इस जगह पर नहीं की गई है, इसे कहीं और पर मारा गया है और उसके बाद हत्या करने के बाद इसे इस जगह पर लाकर फेंक दिया गया है।
जो कि शुरुआती पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी यही सामने आया था। और इधर सीआईडी जब री इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्हें भी यही महसूस होता है। तो पुलिस अब ये खंगालने लगी कि इनकी जान पहचान में और जो तमाम रिश्तेदार हैं उनमें किसके पास फोर व्हीलर कार या स्कूटी या कोई इस तरीके का जो इक्विपमेंट हो, गाड़ी वगैरह, जिससे एक लाश को दूसरी जगह पर डंप किया जाए और उससे उसे यहाँ पर लेकर आया जाए। तो इसके चलते सीआईडी की टीम ऐसे तमाम रिश्तेदारों पर नज़र रखती है। इन्हीं रिश्तेदारों पर नज़र रखने के दौरान सीआईडी की टीम को ये पता चलता है कि जो नरसिम्हा मूर्ति है उसके पास एक ऑल्टो कार है। अब सीआईडी की टीम को ये लगने लगा कि लगता है इसी ऑल्टो कार में इस महिला की बॉडी को रखा गया और उसके बाद उसे इस जगह पर 20 किलोमीटर की दूरी पर सफ़ेदे के पेड़ के बीच में लाकर फेंक दिया गया है। पुलिस अब और सबूत निकालने की कोशिश करती है, कोई भी नरसिम्हा मूर्ति के खिलाफ कुछ भी जो एविडेंस हो सकते थे उसकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद सीआईडी के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब सीआईडी तमाम तफ्तीश करने के बाद हार चुकी थी। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि वो इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या करे। इसी के चलते 10 साल लगभग गुजर जाते हैं। 10 साल गुजरने के बाद सीआईडी के द्वारा अपने आला अफसर को, यानी जो डीजी होता है, उसे इस केस की फाइल भेजी जाती है और तमाम चीज़ों को नोट किया जाता है कि क्यों अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं की जा सकती। हमें ये लगता है कि इस केस को अब बंद कर देना चाहिए। जब इस केस की फाइल डीजी के पास जाती है तो डीजी इस केस की फाइल पर साइन करने से पहले इस केस की फाइल को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ता है। इस दौरान जो डीजी होता है उसकी नज़र इस फाइल पर जो नरसिम्हा मूर्ति है उसकी सीडीआर रिपोर्ट पर पड़ती है। सीडीआर रिपोर्ट वही कॉल डिटेल रिकॉर्ड, यानी नरसिम्हा मूर्ति ने किस किस को कॉल किया, कहाँ पर वो किससे बात कर रहा था, वो कब कहाँ था, ये सारी जानकारी उस फाइल में थी, जो कि सीआईडी और पुलिस दोनों के द्वारा इसकी जांच की गई थी। लेकिन सीडीआर रिपोर्ट की जांच के दौरान सीआईडी और लोकल पुलिस को कोई भी ऐसा कंक्रीट सबूत या कोई ऐसा पुख्ता सबूत उस सीडीआर में नहीं दिखा था जिसकी वजह से नरसिम्हा मूर्ति के ऊपर हाथ डाला जा सकता था। पुलिस अभी बाहरी बार से तफ्तीश कर रही थी, इस दौरान उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लगता। लेकिन जब ये फाइल डीजी के पास जाती तो उस सीडीआर रिपोर्ट में डीजी को एक ऐसे नंबर पर मैसेज नज़र आते हैं जिसमें एक साथ 11 एसएमएस किए गए थे। और डीजी हैरान था इस बात को देखते हुए कि आखिर एक व्यक्ति जो कम्युनिकेशन का ज़रिया जो इस्तेमाल करता है वो ज़्यादातर फ़ोन कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को मैसेज किया जा रहा है और मैसेज भी कुछ मिनटों में 11 मैसेज किए गए। तो पुलिस को, यानी उस डीजी को, इस बात पर थोड़ा संदेह होता है, तो वो सीआईडी के उस ऑफिसर को बुलाता है जिसके ज़िम्मे इस केस को सौंपा गया था, जिसका नाम नरेंद्र बाबू था। नरेंद्र बाबू सीआईडी के वो ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बुलाया जाता, उन्हें इस एसएमएस के बारे में पूछा जाता, उनसे बातचीत की जाती, तो वो भी इस चीज़ पर नज़र रखते हैं, तो उन्हें भी ये मैसेज संदिग्ध नज़र आता है। तो उसके बाद फ़ौरन वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये मैसेज किस नंबर पर किए गए और ये नंबर किसका है। इस जानकारी को निकालने के लिए जब सीआईडी के ऑफिसर जुटते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि ये नंबर एक व्यक्ति का है जिसका नाम विजय सिंह है। विजय सिंह, जब और जानकारी पुलिस निकालती है तो पता ये चलता है कि जो विजय सिंह है वो नरसिम्हा मूर्ति का दोस्त है। जिसके बाद पुलिस जब इस एसएमएस को बारीकी से देखती है सीआईडी की टीम, तो उसमें एक मैसेज था जो बार बार लिखा गया था। वो मैसेज ये था, डिड यू थ्रो, क्या तुमने फेंक दिया, क्या तुमने फेंक दिया। ये मैसेज लगभग 11 मैसेज थे। जिसके बाद पुलिस की टीम, यानी सीआईडी की टीम, ये फैसला करती है कि वो इस विजय सिंह को अरेस्ट करेगी, डिटेन करेगी और इससे पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में अगर कुछ सबूत निकल कर सामने आते हैं, उसकी बात से कोई ऐसी चीज़ नज़र आती जिसकी वजह से ये साफ होता है कि आखिर कातिल कौन है, तो उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। अब विजय सिंह को सीआईडी की टीम इंटरसेप्ट करती है, उससे पूछताछ करती है। इस पूछताछ में विजय सिंह सारी बातों का जवाब देता है और वो सारी बातों का जवाब कुछ इस तरीके से देता है कि उसे नहीं पता, हो सकता है उसे याद नहीं है। ये सारी बातों का वो सही सही जवाब देता है, जिसकी वजह से सीआईडी की टीम को ये लगता है कि शायद ये इस मामले में शामिल नहीं, या ये सच कह रहा है कि इसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन सीआईडी के ऑफिसर एक फैसला करते हैं
और वो फैसला ये होता है कि इसका नारकोटिक टेस्ट कराया जाएगा, यानी माइंड टेस्ट जो होता है, जो कई इक्विपमेंट लगाकर पूछताछ की जाती है, उसमें दिल की धड़कन और कई ऐसी चीज़ों पर नज़र रखी जाती है, जिससे ये पता चलता है कि सामने वाला बैठा शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी जो पल्स है वो कुछ हरकत करती, जिसकी वजह से उसके एक्सपर्ट को वो सारी चीज़ें पता चल जाती। इसी चीज़ का इस्तेमाल इस केस में भी किया गया और विजय सिंह को उस मामले के तहत पूछताछ की जाती है इस इक्विपमेंट के ज़रिए। और इस पूछताछ के दौरान वो एक एक कर सारी बातों का जवाब देता है। सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि तुम लोगों ने क्या उस महिला की हत्या की है, तो वो अपनी तरीके से इसका जवाब तो देता है, लेकिन एक्सपर्ट के ज़रिए ये शक जाहिर हो जाता है। उसकी कुछ बातों से उन्हें ये पता चल जाता है कि इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद उसकी लाश को उस सफ़ेदे के पेड़ के पास डंप किया है। जिसके बाद अब पुलिस दोबारा से विजय सिंह से बगैर इक्विपमेंट के पूछताछ करती है। इस बार क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसका नारकोटिक टेस्ट हो चुका है, अब वो बच नहीं सकता, तो वो एक एक सवाल का सही सही जवाब देता है और वो बताता है कि हाँ, उसने ही इस महिला की हत्या की थी और उसके साथ एक और व्यक्ति है जिसका नाम हरिप्रसाद है। हरिप्रसाद भी नरसिम्हा मूर्ति का दोस्त था, यानी नरसिम्हा मूर्ति और विजय सिंह और हरिप्रसाद ये तीनों इस केस में शामिल थे। इन तीनों का कुछ ना कुछ रोल इस कत्ल में और इस ज्यादती के मामले में था। जिसके बाद पुलिस और पूछताछ पूछती है कि किस तरीके से तुमने इसकी हत्या की और लाश को किस तरीके से उस सफ़ेदे के पेड़ के पास डंप किया। तो इसमें वो ये बताता है, जो विजय सिंह था और बाकी हरिप्रसाद, उसे भी पुलिस डिटेन करती, उससे भी पूछताछ करती, वो भी कुछ जानकारी पुलिस को देता है। तो ये पता चलता है कि जो लाश थी उसे डंप करने के लिए 2 गाड़ियों का सहारा लिया गया था। उसमें एक जो नरसिम्हा मूर्ति था उसकी एक अल्टो कार थी, उसका सहारा लिया गया, और साथ ही जो हरिप्रसाद है उसके पास एक स्विफ्ट कार थी, उसका सहारा लिया गया। होता ये है कि जब ये लोग रेप और हत्या करने के बाद लाश को डंप करने के लिए लेकर जा रहे थे, तो सबसे पहले नरसिम्हा मूर्ति की कार का जरिया लिया गया, लेकिन ये लाश उस कार में पूरी तरह से अट नहीं रही थी। जिसके बाद इस लाश को उस कार में से निकालने के बाद स्विफ्ट में रखा जाता है। स्विफ्ट में रखने के बाद 20 किलोमीटर दूर उस सफ़ेदे के पेड़ के बीच में इस लाश को डंप कर दिया जाता है। अब मामला ये था कि आखिर इस महिला की हत्या कैसे की गई, हुआ क्या था उस वक्त जब इस महिला की मुलाकात उन लोगों से होती, जिसके बाद उन लोगों ने उसके साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद फिर उसकी हत्या करके उसे डंप कर दिया। ये जानकारी भी विजय सिंह और जो हरिप्रसाद था उसने दी, और साथ ही जब ये जानकारी पुलिस को मिल रही थी तो इसी के साथ सीआईडी की एक टीम नरसिम्हा मूर्ति को भी गिरफ्तार करती, उसी भी लेकर आती। अब तीनों को एक साथ बैठाया जाता है, इन तीनों से पूछताछ की जाती है, तो इसके पीछे की भी कहानी निकलकर सामने आती। वो कहानी ये थी कि असल में जो बैंक मैनेजर था, जो नरसिम्हा मूर्ति था, वो एक ऐसे बैंक का मैनेजर था जिस बैंक में इस महिला का पति भी काम किया करता था, यानी इस महिला के पति का वो बॉस था, और साथ ही कोई रिलेशनशिप भी इसके साथ था, यानी कोई रिश्तेदार था ये। और इसी के चलते इसकी महिला और उस बैंक मैनेजर नरसिम्हा मूर्ति के आपस में पहचान होती है, दोस्ती होती है, और दोस्ती ही के चलते नरसिम्हा मूर्ति अपने साथ उस महिला को एक क्लब में लेकर जाता है। वहाँ क्लब में अपने दोस्तों से उसकी पहचान कराता है। इसी दौरान जब नरसिम्हा मूर्ति वहाँ से कुछ दूर हटता है, अपनी पार्टी में मगन हो जाता है, तो उस वक्त जो ये उसके 2 दोस्त थे, हरिप्रसाद और विजय सिंह, ये दोनों की नीयत गड़बड़ हो जाती है, और इसी के चलते वो सबसे पहले उस महिला को साइड लेकर जाते हैं, वहाँ उसके साथ ज्यादती करते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। जब ये हत्या कर रहे थे और उसके साथ ज्यादती कर रहे थे, तब नरसिम्हा मूर्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो अपने पार्टी में मशगूल था, बिजी था। लेकिन जब ये सब हो चुका था तो इसकी जानकारी जब नरसिम्हा मूर्ति को ये देते हैं, नरसिम्हा मूर्ति अपने आप को साथ में लेकर इन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, और वो सबसे पहले इस लाश को डंप करने का आइडिया ढूंढता है, जिसके चलते वो सबसे पहले इस लाश को अपनी कार में रखवाता है। लेकिन जब ये लाश इस कार में नहीं हटती तो वो कार को चेंज करता है और हरिप्रसाद की स्विफ्ट कार में इस लाश को रखता है और लाश को लेकर जाकर 20 किलोमीटर दूर डंप कर देता है। पुलिस के द्वारा जब इन कार की जांच की गई
तो कार की जांच में जो अल्टो कार थी उसमें पुलिस को ये पता चला कि जो नरसिम्हा मूर्ति है उसने अपनी कार को एक दूसरे को बेच दिया है। जब पुलिस को ये पता चला, पुलिस उससे बात करती है तो वो इस बात से इनकार करता है कि उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। लेकिन जब पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वो वहाँ जाकर उस कार का मुआयना करती है, बारीक से बारीक चीज़ों पर नज़र रखती है, तो देखती है कि सीट के कवर को जब वो निकालती है तो उसमें जो फोम होता है उसमें आज भी यानी 11 साल के बाद भी साल 2024 में उस महिला के खून के ट्रेसेस मौजूद थे, जिसके चलते उस खून के ट्रेसेस को वहाँ से निकाला जाता है। और साथ ही जब उस महिला का पोस्टमार्टम हुआ था उस वक्त भी उसके सैंपल्स को रखा जाता है, दोनों को मैच कराया जाता है, तो दोनों सैंपल्स जो हैं ग्रुप जो होते हैं वो मैच हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम ये भी फैसला करती है कि वो इसका डीएनए टेस्ट भी कराएगी। और डीएनए टेस्ट इसलिए किया जाएगा ताकि ये बात साफ हो जाए कि ये ब्लड उसी महिला के, किसी और के नहीं। और जब स्विफ्ट कार की जांच की जाती है तो उसमें पुलिस को एक भी कोई भी बारीक से बारीक एविडेंस भी नहीं मिलते, यानी खून के ट्रेस से लेकर कोई भी ऐसी चीज़ उस कार में मौजूद ही नहीं थी। उसके पीछे का कारण ये था कि इस हत्या को 11 साल बीत चुके थे। लेकिन अल्टो कार में मिलने की वजह ये थी कि अल्टो कार का जो ऑनर था, जो सेकंड ऑनर था जिसने इस कार को ख़रीदा था, उसने इस कार में बहुत सी चीज़ें तो बदली थी, लेकिन जो सीट थी उसे उसने कभी नहीं बदला। वो सीट जैसी की तैसी पड़ी थी। और जब फॉरेंसिक की टीम उस सीट को फाड़ कर देखती है तो फोम में उस महिला के खून के ट्रेस मिल जाते हैं, जिसके चलते इन तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, इन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।